हेलो दिस इज शोनदीपन हेयर अगेन। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं थोड़ा सा फिनेंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा बात करूँगा और टोटली मैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बारे में ही यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि आप लोग जो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों को आप लोग पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पूरा अलग ही दुनिया है। तो जो एकदम बिगिनर है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक मैं चूज़ करूँ, अगर ये मैं चूज़ करूँ तो उसमें मैं क्या उसमें कुछ प्रॉफिट बना पाऊँगा या नहीं, ऐसे अगर हम लोग सोचते हैं तो ये एक सोच होते हैं। तो कैसे बिगिनर्स लेवल पे कैसे सोच हम लोग देखें, तो देखिए एक चीज़ आपको देखना है कि ये मैं यहाँ पे जो बातचीत करने वाला हूँ ये सब कुछ पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पे मैं बातचीत करने वाला हूँ। तो जनरली मैं यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स के बारे में ही कहूँगा। अगर मेरे कुछ वीडियोस आपने देखा है जो मैं शॉर्ट्स में छोटे छोटे शॉर्ट्स फॉर्मेट में डालता हूँ, उसमें आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मेरा जो अप्रोच है स्टॉक सिलेक्शन का वो बहुत सिंपल होता है और इसी कारण के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ये है सबसे वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि स्टॉक का सिलेक्शन होना चाहिए सबसे बोरिंग वाला। और शायद ये सुनने में बहुत एक क्या कहूँ आपको, बहुत बुरा लगेगा, बट आई विल गिव यू सम जेन्युइन एग्जांपल्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे ऐसे शेयर्स है जो एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको दूंगा लास्ट 2-3 साल में वो कैसे परफॉर्म किए, और आपको मैं कहूँगा कि ये होता है, एक्चुअल में होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ सेक्टर्स, क्योंकि सेक्टर्स से ही बनेगा हम लोगों का पूरा स्टॉक का पोर्टफोलियो। किसी एक स्टॉक में हम लोग पैसे नहीं लगाएंगे, ये पहला एक फर्स्ट हैंड रूल है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट है वो है कि फिनेंस। कोई भी जो ग्रोइंग एक इकोनॉमी होता है ना, हम लोग का एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलेगा वो है फिनेंस। फिनेंस कोई भी जगह में लीजिए, एनबीएफसी लीजिए, बैंक्स लीजिए, पर मैं एनबीएफसी और बैंक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस रखूंगा, एनबीएफसीज को मैं सेकंड प्रेफरेंस रखूंगा। द रीजन इज दैट बैंक्स रेगुलेट है आरबीआई से, थोड़ा ज़्यादा रेगुलेशन है उसमें, और एनबीएफसी जो है उसमें रेगुलेशन थोड़ा सा कम है, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। डेफिनेटली अगर दोनों को यहाँ पे कंपेयर करना शुरू कर दूँ, देन देयर विल बी बेटर रिटर्न्स इन एनबीएफसीज, वो पता है। पर मैं आपको यहाँ पे ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए आपको कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपके मैं क्या कहूँ, स्टॉक को सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि वो बहुत सिंपल हो समझने में और सेफ हो। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये मैं सेफ्टी के लिए आपको कह रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मैं स्टॉक का सिलेक्शन का क्राइटेरिया में निकाल रहा हूँ वो बहुत एकदम सेफ होगा, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा। आप अगर चाहेंगे नहीं मेरा दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये एक अप्रोच है। दिस इज नॉट द अप्रोच आई एम सेइंग ओवर हियर। यहाँ पे एक ऐसा है कि मैं कोई एक स्टॉक खरीदा, उसको मैं भूल भी गया, देन इट्स ओके। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा बैंक्स का। अब देखिए मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे 30 साल काम करने वाला हूँ, फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। आई एम नाउ 30 एंड फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स मैं यहाँ पे काम करूँगा। मेरा यहाँ पे सैलरी बढ़ेगा आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। तो एक बाइपार्टाइट हम लोग का होगा। तो आप सोचिए जहाँ पे सैलरी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, एवरी ईयर वो बढ़ रहा है किसी ना किसी फॉर्मेट में, तब ये बैंक ग्रो क्यों नहीं करेगा? आपको मैं एक एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गो आउटराइट एंड गो एंड बाई एसबीआई, पर मेरा भरोसा ये है कि मैं जहाँ पे खुद काम करूँगा, जहाँ पे मैं खुद अपने पूरे लाइफ टाइम यहाँ पे बिताऊँगा, वाई शुड आई बाई अ शेयर ऑफ एसबीआई? पर हाँ, उसमें जो ये फंडामेंटल, ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का एकदम सिंपल मैं शब्द कहूँ, मैं अभी ये जो आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, ये सब कुछ। और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस में जाऊँ, देन वहाँ पे मैं उसके जो बैलेंस शीट जाऊँगा, उसके अंदर बहुत अंदर जाके बहुत कुछ देखूंगा, उसका स्टॉक प्राइस अभी क्या है वो सब देखूंगा। तो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन कह रहा हूँ, किस प्राइस में खरीदना है उसके बारे में यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं बैंक्स के बारे में मैं कह दिया, या फिनेंस के सेक्टर में जो सबसे सेफ जो एसेट है मैं आपको कहा। इसके बाद आते हैं कि एफएमसीजी। खाना तो सब लोगों को चाहिए, खाना मतलब एवरीथिंग, खाना मतलब नॉट ओनली खाना,
फूड इज़ वन पार्ट, तो फूड एक पार्ट होता है। एक होता है आपका जो जैसे कि बेवरेजेस हम लोग पीते हैं, जो भी जितना भी है, हम जो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिगरेट्स। तो आप लोगों को शायद समझ में ना आ रहा है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैं शायद स्टॉक का नाम मैं लूँगा बट नॉट नाउ, ठीक है। तो जैसे कि खाना, साबुन, तो कौन बनाता है ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है ये डेली हम लोग यूज़ करते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको हम लोग कहते हैं एफएमसीजी। ये हम लोग को चाहिए ही चाहिए, बट इसका प्रॉब्लम ये एक ही है कि इसका जो ग्रोथ है बहुत स्लो है, इसीलिए इसको डिफेंसिव स्टॉक्स भी कहते हैं। बट इसका इस्तेमाल होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी कि इसका इस्तेमाल कब होता है। अगर आप 3 जून और 4 जून 2024 इन दोनों का अगर आप फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट को, अगर नहीं भी करते देन यू गो बैक टू दैट जून 3 एंड जून 4, उस दिन का आप देखिए कि कौन से स्टॉक बढ़े थे और कौन से स्टॉक गिरे थे। मतलब जून 4 को एक मैसिव नीचे गया था आपका निफ्टी, जून 4 को। उस टाइम आप देखेंगे कि एफएमसीजी जो कंपनीज थे उस दिन बहुत ऊपर चला गया था। तो उसमें एफएमसीजी में कौन कौन पड़ता है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो उस दिन ग्रीन में था, मतलब उसका वो प्रॉफिटेबल उस दिन था। वो क्या करता है कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। आपका जो एक्स्ट्रा मनी जो पार्किंग है वो उस टाइम वहाँ पे पार्किंग होता है। तो उसका ये जो एफएमसीजी कंपनीज है, इसका जो डिफेंसिव स्टॉक्स है, इसका एक पर्पस है, वो है कि शॉक एब्जॉर्बर, आपके पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर है। इसके बाद आता है कि ऑटो मतलब मैं जनरली कोई भी गाड़ी या बाइक्स, इसके बारे में यहाँ पे मैं कहूँगा। तो देखिए अभी इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये पता हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद बहुत थोड़ा सा सस्ता है, एक सेगमेंट है ऑटो में, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा महंगा है, ठीक है। तो जो सस्ता है वो वॉल्यूम्स में बिकता है, और जो महंगा है वो उसमें वॉल्यूम्स नहीं होता है, वहाँ पे प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे इसलिए ये दो सेगमेंट अलग अलग है। तो उसका मैं यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे स्टॉक्स भी वैसा है। वैसे ही मैं आपको अगर मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल भी गया, वो है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में से जैसे कि गोल्ड होते हैं ना, तो गोल्ड का भी जो आपका जो भी स्टॉक्स है वो भी उस टाइम पे जनरली ये डेफिनेटली उस टाइम पे बढ़ेगा जब गोल्ड के प्राइस जब बढ़ेगा। तो इसके साथ थोड़ा डिफरेंट है ये। पर जो मैं कहना चाहता हूँ कि एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होता है, एक होता है चीप प्रोडक्ट्स जो सब लोग हम लोग खरीद सकते हैं। एक 2-3 लाख का गाड़ी मैं भी खरीद सकता हूँ, आप भी खरीद सकते हैं। वो चाहे आप फिनेंस से, आप उसको लोन से खरीदिए या आप अपने सेविंग्स से खरीदिए। पर अगर वही एक 30 लाख या 40 लाख का अगर वो गाड़ी हो गया ना, देन क्या होगा? वो क्या सब लोग क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। वो हो गया आपका एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। तो ये एस्पिरेशनल प्रोडक्ट सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है जो एकदम बहुत ऊपर है, हाँ, और उसका प्राइस थोड़ा अलग से ढंग से उसका मतलब क्या कहे, देयर इज नॉट अ डेप्रिशिएशन, दे आर नॉट डेप्रिशिएटिंग एसेट। 1 करोड़ का मैं यहाँ पे 30 लाख कह रहा हूँ, 30 लाख इज वेरी स्मॉल अमाउंट एक्चुअली। जो सुपर कार्स होते हैं ना ऑटो में, उसका एक्चुअली जो दाम है वो बढ़ता है। हम लोग सोचते हैं गाड़ी एज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, पर उन लोगों के लिए गाड़ी इज अ एप्रिशिएटिंग एसेट, क्योंकि वो शायद 3 या 4 ही मॉडल है पूरे दुनिया में। इस कारण के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो जो कहना चाहता हूँ कि ऑटो जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी में वो बहुत अच्छे से प्ले आउट करेगा। तो इस कारण के लिए ये बहुत अच्छा बेट है। यहाँ पे जो गाड़ी का एक कुछ कंपनीज है और कुछ बाइक्स का भी कंपनीज है, बाइक्स या 2 व्हीलर्स कह सकते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ना, आपके दिमाग में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो देख रहे हैं उसको खरीदिए। नेक्स्ट है जो है कि इंफ्रा मतलब जो भी, अब देखिए इंफ्रा में क्या है, मतलब सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा पार्ट है। वहाँ पे रास्ता भी आता है, ब्रिज भी आता है, ठीक है, बिल्डिंग्स भी आते हैं। अब सोचिए इसमें बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सीमेंट का स्टॉक्स जो होते हैं, उसके बाद आप जैसे कि मैं क्या कहूँ, बिल्डिंग्स में जो पाइप्स वगैरह लगता है, वायरिंग्स का जो होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होता है, इसका जो ये जो स्टॉक्स होते हैं, इसका ज़्यादा उनका बढ़ता है प्राइस, क्योंकि वो ज़्यादा बिकता है।
ये होता है आपका इंफ्रा बूम के टाइम पे, जनरली ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वो रिटर्न दे के चला जाता है। पर जनरली जो रियल एस्टेट का जनरली हम लोग देखते हैं कि रियल एस्टेट में उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होता है, वो वाला स्टॉक्स एकदम डायरेक्ट रियल एस्टेट वाला स्टॉक्स। तो ये एक डिफरेंस है। सेम टू सेम मैं ऑटो एंसिलरीज को भी कहूँगा, क्योंकि मैं पिछले जो थर्ड जो प्रोडक्ट में कहा कि ऑटो एक पार्ट होता है, एक होता है ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज मतलब ऑटो, जो हम लोग ऑटो मेकर्स होता है ना, गाड़ी हो या बाइक हो जो भी हो, उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको यूज़ करने के लिए जो आप कहते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं उसका जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कहते सकते हैं कि ये सेकंड लेवल थिंकिंग होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेकंड लेवल थिंकिंग। कि फर्स्ट लेवल है ऑटो, उसके बाद उसको बनाने के लिए क्या लगता है, बैटरीज लगता है, हाँ, उसके बाद आप कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो लगता है, वो कौन बनाते हैं, ऐसे हम लोगों का सोच आता है। इसके बाद आते हैं कि पावर। अब देखिए पावर एक ऐसा मैं आपको स्टॉक कहूँ कि पावर में थोड़ा सा हम लोग का भी वृद्धि हो रहा है, क्योंकि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसमें होगा। पर ये थोड़ा सा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप वैसे 2x 3x रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। वाई? क्योंकि पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है एक दायरे पे आके आपको करना है। आप अचानक से 10 रुपये से 20 रुपये आप पावर को, मतलब जो आपका पर यूनिट पावर है उसको आप नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को यूज़ करना है। तो दिस यहाँ पे मैं कहूँगा कि PSU का जो स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपका अच्छा डिविडेंड्स मिल जाता है। देखिए डिविडेंड्स हम लोग बहुत ख़राब से लेते हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कहूँगा कि डिविडेंड्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि डिविडेंड्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर इनकम ओनली। वो भी जो अगर आपको 9% या 10% या 5% 4% जो भी आपको डिविडेंड यील्ड दे रहा है ना, उसको आप पकड़िए एज अ ग्रोथ। हम लोग उसको नहीं पकड़ते, ये हम लोगों का दिक्कत है। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। और लास्ट में आपको कहूँगा वो है कि IT जो भी देख रहे हैं आप यहाँ पे, यूट्यूब भी जो देख रहे हैं वो तो IT सर्विस भी, वो एक IT प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं। पर IT सर्विसेज हमारे इंडिया में जो है वो सर्विसेज के ऊपर हम लोग पूरा एकदम टिके हुए हैं। तो हम लोग के यहाँ पे जो सर्विसेज सेक्टर है वो शायद थोड़ा सा स्टैग्नेट करेगा, बट इट विल बी देयर इन द मार्केट। तो आपको ये भी देखना है कि वो मार्केट में रहेगा, स्टे करेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आएंगे, नए नए कंपनीज खोलेंगे। अगर देश को बढ़ना है ना, देन IT मार्केट को भी बढ़ना है, ये आपको समझना है। और पहले जो हम लोग देखते थे, एक शिफ्ट भी आ रहा है, आपको मैं ये चीज़ को आपको समझना है कि पहले हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे US मार्केट एंड दिस व्हाट यू कॉल यूरोप मार्केट। पर अभी जो है वो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते इंडियन मार्केट्स में भी हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं, जो इंडियन हमारे जो कंपनीज में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक हॉलिस्टिक वे से वो भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दे दिया, एग्जाम्पल्स नहीं, सेक्टर्स में आपको कहा कि कहाँ कहाँ पे एकदम सेफ बेट हो सकता है, कि हाँ यहाँ पे अगर मैं पैसा लगा लूँ देन इट्स ओके। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल्स दूँ अभी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तब जाके आपको समझ में आएगा। 2-3 स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आपका एवरग्रीन स्टॉक्स, जैसे कि रिलायंस। सोचिए कि जब हम लोग स्टॉक मार्केट सोचते हैं कि रिलायंस का नाम आ जाता है, क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में वो एक बहुत बड़ा चंक है। जो भी यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, दीज आर सर्टेन थिंग्स यूज फॉर केस स्टडीज। आप लोग केस स्टडी की तरह देखिए कि हाँ ये ऐसा हुआ है, तब जाके उसके बाद उसको मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके उसके बाद आप जाके उसको खरीदिएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप जाके आउटराइट खरीदिए। एक रेंज बाउंड में था 2200 से 2700 के बीच में रिलायंस के स्टॉक, वो 1.5 से 2 साल चला, एंड आफ्टर दैट वो 2700 से अभी 3000 के लेवल पर जाके 2900 पे अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो एक रेंज था उसमें रहा रिलायंस, वो मतलब इट्स टू बिग टू फेल। ऐसा नहीं कि वो फेलियर नहीं हो सकते, बट इट्स वेरी बिग टू फेल। ये है आपका मतलब, उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छे जगह, मतलब 2200 जो सपोर्ट था, और ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट जो वो है जहाँ पे जो लोअर पॉइंट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके नीचे नहीं जा रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे तो अच्छे से आप समझ में आएंगे। और रेजिस्टेंस जो है जहाँ पे उससे ऊपर नहीं जा रहा है स्टॉक, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आसान शब्द है। तो ये जो सपोर्ट है ना, उसको हम लोग अगर देखें तो रिलायंस का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया।
वैसे ही आयकर मोटर्स अगर देखेंगे कि अभी उसका जो प्राइस है अभी 4000 के ऊपर अभी चला गया है, बट इफ़ यू सी आयकर मोटर्स, ये थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे रॉयल एनफील्ड बनाते हैं ये लोग। ये इन लोगों का स्टॉक भी 3000 से 3300 के बीच में वो घूम फिर रहा था, वो भी ऐसे रेंज बाउंड होके उसके बाद एक बड़ा सा एक जंप दिया 4000 तक गया। मैं आपको ऑटो स्टॉक का सेम गोज फॉर, मैं अगर कहूँ फिनेंस में, अगर अच्छा फिनेंस में अभी थोड़ा सा डाउन है सभी स्टॉक्स, आपको मैं कहूँ मतलब उतना अच्छा रिटर्न शायद कोई नहीं दिया है। एसबीआई ने दिया है, एसबीआई ने दिया है, इफ़ यू सी एसबीआई ने शायद एक रैली मारा है और वो 100% रिटर्न भी दिया है। क्या होता है 3-4 साल वो शायद कुछ आपको रिटर्न ना दे, पर एक साल में उसको आप वो पूरा मतलब दुगना कर देगा। तो एक्चुअली में क्या होता है आप देखिए वो 5 साल में वो दुगना हुआ। अच्छे से अगर देखेंगे तो अगर अच्छे से और भी समझना है अंदर जाके, आप सिर्फ देखिए कि उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वैल्यू 5 साल पहले क्या था और 5 साल बाद क्या है, वो क्या डबल हुआ है या नहीं। अगर वो दोनों डबल हो रहा है ना और वहाँ पे स्टॉक प्राइस भी डबल हो रहा है, देन दिस इज फेयरली वैल्यूड। एकदम मतलब सिंपल चीज़ है। इसके बाद आते हैं कि एफएमसीजी। अब देखिए आपको मैं कहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं कि एफएमसीजी मार्केट सैचुरेट हो गया है, रूरल इकोनॉमी डाउन चल रहा है, लोग मतलब वॉल्यूम्स इतना बढ़ेगा नहीं, लोग खरीदेगा नहीं। एक आपको चीज़ कहता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप स्टॉक देखिए अगर अभी कभी अब देखेगा वो अच्छे से नहीं चल रहा था, डाउनवर्ड ट्रेंड में था और वो 2000 मतलब 2200 तक भी चला गया था। आफ्टर दैट वो रिबाउंड किया और 2700 तक चला गया। ये कैसे हुआ मुझको भी पता नहीं, आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि मतलब आपको ये देखना है कि वो शॉक एब्जर्वर उस टाइम पे था। स्टॉक्स को गिरवाया जाता है, वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक था, सिर्फ वो न्यूज़ थे। हाँ एक फंडामेंटल थे कि उस टाइम पे रूरल मार्केट नीचे था, डेफिनेटली था, बट दैट वाज अ रियली गुड स्टॉक। सेम गोज फॉर आईटीसी। आईटीसी ने 100% रैली मारा। अगर आप देखेंगे 2-3 साल के चार्ट तो एक 100% 200 लेवल से वो 400 लेवल तक गया, 400 से लेके उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद अभी 500 तक फिर से इट हैज़ गॉन अप। वो नीचे फिर से आएगा, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल और अ पिक्चर कि कैसे स्टॉक को देखते हैं कि जब उसका बुरा समय होता है ना उसका, उस टाइम पे खरीदो। सेम गोज फॉर एशियन पेंट्स। अभी भी वो शायद ग्रासिम के एंट्री के लिए बहुत लोग कह रहे कि थोड़ा सा खराब हो गया है, अच्छा स्टॉक नहीं पड़ेगा। आप जब उसको अभी जो लोग अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं ना उसको, स्टॉक को, एशियन पेंट्स को, आप देखिएगा वही 4000 पे पहुंचेगा। शायद मैं नहीं कह सकता हूँ कब पहुंचेगा कि वो तो मेरे हाथ में नहीं है, बट इट विल गो सम डे और द अदर जाएगा, क्योंकि स्टॉक इज फंडामेंटली गुड। पर ये जो प्राइस पॉइंट है ना, इस प्राइस पॉइंट को आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको कह रहा था कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा आईटी, सेम गोज फॉर आईटी। एक समय था जब कह रहे थे कि आईटी इज गोइंग डाउन, सर्विस सेक्टर पूरा डाउन जाएगा, अभी एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ले लेगा, तो हम लोग का जो टीसीएस, इन्फोसिस, बिग कंपनीज जो है, उसके बाद जो HCL, ये सब जो है ये सब कुछ नीचे चले जाएगा। और डेफिनेटली उस टाइम पे ये आईटी स्टॉक्स नीचे भी चले गए, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्डअप हुआ। पूरे स्टॉक मार्केट जो खेलता है ना वो पूरे नैरेटिव पे बिल्डअप होता है। नैरेटिव मतलब एक थीम। नैरेटिव का मतलब आप कह सकते हैं एक थीम होता है। किसी टाइम पे ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगा, किसी टाइम पे ईवी के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, किसी टाइम के पे होगा कि बैंक्स के ऊपर होगा। जिस प्रोडक्ट मतलब जिस स्टॉक को वो लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं उसको ले जाके ही रहेगा। दिस इज द नैरेटिव हाउ दे प्ले। और उसके बाद उसको गिरवा देगा, कहेगा कि नहीं ये वो बहुत बुरा है। तो सभी स्टॉक्स का अच्छा समय होता है, बुरा समय आता है, इसको आपको समझना है। तो जो मैं कह रहा था आपको कि आईटी में जैसे कि जैसे उसका बुरा समय एक वक्त था जहाँ पे मैंने खुद देखा कि इन्फोसिस का अगर आप लोग देखेंगे, वीकली चार्ट अगर देखेंगे या डेली चार्ट्स भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दो गैप डाउन थे, मतलब 1700 लेवल से 1500 400 इसमें, उसके बाद और भी नीचे चले गए। मतलब 1900 था, 1900 से 1500, उसके 700, 1700 से 1500, उस बीच का दो गैप डाउन था। फिर आज देखिए वो फिर से वो 1900 पर आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट, फेड रेट का इंटरेस्ट रेट कट होगा, इस कारण के लिए पहले से रैली मारता है मार्केट को। आप समझिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं तब जाके आपको समझ में आएगा। टाइटन का स्टॉक कब चलता है? जब धनतेरस आएगा। धनतेरस कब आएगा? 2-3 महीने के बाद आएगा।
पर जब धनतेरस के टाइम पे आप देखेंगे कि टाइटन का स्टॉक एकदम ऊपर चला गया है, तो टाइटन का स्टॉक का जो रैली होगा ना वो पहले से होगा। अगर वो होगा या नहीं होगा वो उसको आपको देखना है। स्टॉक का प्राइस का रैली अभी क्यों हो रहा है, ये जो आईटी का स्टॉक का, क्योंकि रेट कट होगा। जब रेट कट होगा वो तब गिरेगा। आप समझेंगे ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि अभी के लिए वो जो एंटिसिपेशन है ना, वो पहले उसका गेम प्ले आउट होता है। अगर उसमें आप देखें कि नहीं अच्छा है बुरा है जो भी है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तब होता है। ऐसा मतलब ये सिंपल गेम है, पर इसको ही यही चीज़ आपको समझना है, छोटे छोटे चीज़ को। और देखिए मैं जो भी यहाँ पे नाम लिया जो भी है, ज़्यादातर सब कुछ आपको निफ्टी 50 में ही सब कुछ मिलेगा। एक जो है आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपको कहा कि जो सीमेंट को ही देखिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रहा है, गवर्नमेंट अगर कोई लेट्स से दे आर गिविंग मोर मनी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सीमेंट बिकेगा ना। आपको ये एकदम सिंपल चीज़ समझना है। सेम गोज फॉर द मटेरियल्स, जैसे कि अगर बिल्डिंग्स बनेगा तो पाइप्स बनेगा, तो वहाँ पे एस्ट्रल जैसे पाइप्स, जो एस्ट्रल पाइप्स है वो एस्ट्रल पाइप्स बिकेगा। सेम गोज फॉर पॉलीकैप। तो पॉलीकैप मैं क्यों नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये बढ़ा है ऊपर। हाँ कुछ चीज़ें होते हैं, आपको ये भी एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि जो आपको मैं नाम ले रहा हूँ कुछ मिड कैप स्टॉक्स है। मिड कैप स्टॉक्स में क्या होता है कि मिड कैप लार्ज कैप होकर फिर से मिड कैप भी हो सकता है। वो मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में एक जगह है, मतलब एक डेंजरस पोजीशन है, क्योंकि वो अगर ऊपर चला गया ना तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में आ जाता है, और अगर थोड़ा सा नीचे आ गया देन वो मिड कैप के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये चलता रहता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो स्टॉक्स है ना वो बढ़ेगा तभी जाके जब इंफ्रा का बूम होगा, ये आपको समझना है। तो मैं उतना डीपली मैं आपको नहीं कहूँगा कि उसमें जाइए, पर वो अगर खरीद के ऐसा कुछ खरीद के आप रख दिए जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको वृद्धि आपका होगा ही उस स्टॉक का, ये आपको समझना है। तो शायद मैं आपको यहाँ पे पूरा होलिस्टिक वे से आपको समझा भी दिया और थोड़ा सा रीजनिंग भी दिया, एग्जाम्पल्स दिया कि कैसे आप स्टॉक्स को रीड कर सकते हैं, और स्टॉक्स का कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया कि स्टॉक मार्केट में बुरे समय में, अच्छे स्टॉक के बुरे समय में अगर आप रहेंगे तो वो आपके साथ देंगे, इसको आपको समझना है। अभी SBI का अच्छा समय नहीं चल रहा है स्टॉक मार्केट में, देखिएगा कि थोड़ा सा नीचे है इस टाइम पे, अभी जो मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा समय आएगा, वो जो बुरा समय में आप रहेंगे ना, अगर उसके पास रहेंगे, साथ रहेंगे, वो आपको 1 साल 2 साल के बाद अच्छे रिटर्न देंगे और अच्छा रैली भी देगा। हाँ ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी वोलेटाइल एरिया। तो एक हम लोग प्लान चार्ट आउट कर सकते हैं या थिंकिंग हम लोग कर सकते हैं, उस थिंकिंग के अनुसार वो स्टॉक अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, पर आपको एकदम जीरो तक नहीं ले जाएगा। मैं जो भी यहाँ पे आपको स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे मैं बातचीत किया, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मैं वीडियोस बनाऊं स्टॉक्स रिलेटेड या एक स्टॉक स्पेसिफिक में, अगर यहाँ पे कुछ आप लोगों को यहाँ पे कुछ एनालिसिस करूँ, एकदम फंडामेंटली एनालिसिस करूँ, देन आई विल बी डूइंग इट। तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा आप लोग किसके बारे में आप यहाँ पे कहना चाहते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।